हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा क्विज़ क्लास 12 है विच इज़ ऑन थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो आज भी हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, तो आप पॉज करके देख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को आंसर पता होगा, कंसेप्ट्स क्लियर है, तो इसलिए उन लोगों के लिए आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस। ओके, सो आप देख लीजिए, आई एम नॉट रीडिंग इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. This is the second question, which is also on Cobb-Douglas production function. This is the third question. यहाँ पर production function is not very clear, so I'm just writing it down. Wait. Yeah. So it's Q is equal to 4K to the power 0.6 L to the power 0.4. Okay. So this is the production function. The next question is on L-shaped isoquant. Then question number 5 is on marginal product and average product. You have to find out in terms of average product of labor and marginal product of labor. Question number 6, this question is also on isoquant. Question number 7 is on Leontief production function and elasticity of substitution. Then question number 8, again I have to write the production function. So here it goes. Q is equal to 2K to the power 1/3 L to the power 2/3. Okay, so this is the production function. Question number 9 is on expansion path. Okay. And the last question, it is on elasticity of input substitution. You have to calculate it. Okay. So just pause at each question and try to answer it on your own. I'll be discussing again in details and then I'll give the answers. Okay. So let's get started with our discussion. तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है आइसोक्वांट या आइसोप्रोडक्ट कर्व. तो आइसोक्वांट का कंसेप्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर थियोरी को एनालाइज करते थे और आइसोक्वांट में हम प्रोडक्शन थियोरी को एनालाइज कर रहे हैं. तो आइसोक्वांट कर्व shows of all those points showing different combination of two inputs. इंडिफरेंस कर्व में आप याद कीजिए दोनों गुड्स हम कंसिडर करते थे एक्स एंड वाई, और यहाँ पर टू इनपुट्स. ओके, नेमली लेबर एंड कैपिटल विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट. Isoquants are similar to indifference curve in concept. The basic difference is that indifference curve is used to study consumer theory, while isoquants are used to study production theory. Every single point on an isoquant represents different level of capital and labor used, but yields same level of output. तो isoquants देखिए डिफरेंट टाइप्स की होते हैं. ये है लीनियर आइसोक्वांट. तो लीनियर आइसोक्वांट बेसिकली उस टाइप के आइसोक्वांट होते हैं जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक कमोडिटी है, given a commodity may be produced by using only capital or only labor or by an infinite combination of labor and capital. Okay, so that is what linear isoquant is. Then we have स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वांट. तो ये स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वांट मतलब कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर. Okay, so which is over a range actually beyond which the factors can't substitute each other, and इसलिए आइसोक्वांट स्मूथ और कॉन्वेक्स अपीयर करते हैं टू द ओरिजिन. और एक और टाइप का होता है जो कि किंक्ड आइसोक्वांट होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. ये है कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. जो स्मूथ एंड कन्वेक्स आइसोक्वांट होते हैं वो है कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. और जो किंक्ड आइसोक्वांट होते हैं, किंक्ड है KINKED, जो किंक्ड आइसोक्वांट होते हैं वो कहते हैं लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. और ये जो इनपुट आउटपुट
आइसोक्वांट है, ये इनपुट आउटपुट का आइसोक्वांट मतलब स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब कोई सब्सटीट्यूटेबिलिटी नहीं होता है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जीरो सब्सटीट्यूटेबिलिटी। ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड होता है प्रोडक्शन का, कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्शन, इसलिए इसको हम लियोनटीएफ आइसोक्वांट भी कहते हैं, लियोनटीएफ, लियोनटीएफ। ओके, ये हम लियोनटीएफ भी कहते हैं। सो बेसिकली हम कंज्यूमर थ्योरी में जो हम इंडिफरेंस कर्व जानते हैं, यूटिलिटी सेम है, यहाँ पर भी आइसोक्वांट प्रोड्यूसर थ्योरी का भी सेम है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी, यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल है, दैट इज इनपुट, और ये इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी सेम रहता था, यहाँ पर आइसोक्वांट में क्वांटिटी सेम रहता है। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट क्या है? पहला प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही, क्योंकि हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, to increase one unit of labor input we need to sacrifice some unit of capital input to retain same level of output. Okay, तो एक यूनिट ऑफ लेबर इनपुट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल इनपुट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज, जो मैं स्मूथ और कॉन्वेक्स केस मैंने डिस्कस की है, तो आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. As we increase employment of one input, after a point of time we face a paucity, matlab scarcity of other factor, and thus producer wants to sacrifice less and less of other input for each additional unit of first input. ये convex है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हम अगर इंक्रीज कर इनपुट को आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर मतलब अदर फैक्टर जो होता है उसका स्कैसिटी बन जाता है, वी फेस अ पॉसिटी ऑफ अदर फैक्टर एंड दस द प्रोड्यूसर वांट्स टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस ऑफ अदर इनपुट. प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो सैक्रिफाइस करें लेस ऑफ अदर इनपुट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ फर्स्ट इनपुट. हम एक एक करके इनपुट यूज़ करते हैं, तो जो डिक्रीज होता है अदर फैक्टर का, क्योंकि वो स्केर्स हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर लेस सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन डिक्रीज हो जाते हैं. ये एक टेबल से हम समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. हायर द आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, तो आउटपुट लेवल भी ज़्यादा होगा. ठीक है, जैसे कि हम इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व जब शिफ्ट होता है तो यूटिलिटी ज़्यादा होगा. और लास्ट पॉइंट है टू आइसोक्वांट्स कैन नेवर इंटरसेक्ट. ओके, ये इंडिफरेंस कर्व के केस में भी सेम प्रॉपर्टी थे, टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. ओके, सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो कि हम MRTS भी कहते हैं, ऑफ लेबर फॉर कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस्ड by 1 unit of labor, the level of output remaining unchanged. Okay, तो हम कैपिटल को कैसे, कितना कैपिटल रिप्लेस करेंगे by 1 unit of labor, okay, with the output level remaining unchanged. So if we denote labor by L and capital by K, then the marginal rate of technical substitution of labor is change in capital, that is del K, by change in labor, that is del L. ये स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व जो कि है IQ कर्व, इसे हम स्लोप भी कहते हैं आइसोक्वांट कर्व का. ठीक है, तो लेबर 1 यूनिट लेबर चेंज होने से कितना कैपिटल चेंज होगा, मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस किया जाएगा बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर. ओके, दैट इज व्हाट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज. तो नेक्स्ट इस डायग्राम, इस टेबल से और ये क्लियर हो जाएगा.
सो अब देखिए इस पर्टिकुलर टेबल को अच्छे से। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गिवन है A B C D। तो कैपिटल अब देखिए पहले 12 है, फिर 8 5 3, लेबर 1 2 3 4। तो लेबर 1 प्लस हो रहा है। तो आप लेबर को जब इंक्रीज कर रहे हो तो पहले देखिए पहले 12 था, सो यहाँ पर 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। फाइन। फिर जब 8 था फिर 5 होता जा रहा है, सो यू हैव टू डिक्रीज 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ओके, फिर 5 था फिर अब 3 हो रहा है, सो -2। तो देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल हो रहा है यहाँ पर तो 1 इंक्रीज हो रहा है। जितना आप +1 करके लेबर इंक्रीज कर रहे हो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एट अ लेसर रेट, क्योंकि कैपिटल स्केर्स है। इसलिए प्रोड्यूसर्स वांट टू रिड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए यहाँ पर गिवन है, मैंने पहले लिखा है यहाँ पर, as we increase employment of 1 unit of 1 input, that is यहाँ पर labor है 1 input, after a point of time we face a paucity मतलब scarcity of other factor, that is capital, and thus producer wants to sacrifice less and less of the other input for 1 additional unit of first input। 1 additional मतलब यहाँ पर labor है। okay, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकाल रहे हैं। रेशियो दैट इज चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर। तो पहले है 4:1, नेक्स्ट है 3:1, नेक्स्ट है 2:1। ओके, सो दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। और देखिए आउटपुट 100 में ही फिक्स्ड है। ओके, तो देखिए इन द टेबल, जो टेबल था हमारा, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल था, ऑल ऑफ विच यील्ड, आई एम जस्ट रीडिंग दिस आउट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। सो which yield the same level of output. Combination A is 12 units of capital and 1 unit of labor, where we have jointly produced 100 units of output. When the producer moves to combination B, he gave up 4 units of capital in order to add 1 unit of labor input while keeping the production level unchanged. Hence, the marginal rate of technical substitution of labor for capital is 4 in this case. In the same manner, marginal rate of technical substitution can be calculated for combination C and D. तो आप इस particular ये graphically represent किया गया है, ये है isoquant. So how you see here the capital change is given and here the labor change is given, del L and del K. So this is the initial MRTS and the marginal rate of technical substitution is decreasing, diminishing marginal rate of technical substitution. So basically वो table graphically plot किया गया है। okay, and isoquant levels मतलब output level I mean is at 100. okay, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो ये जो कंसेप्ट है हमने पहले पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। आई होप दैट इज क्लियर, क्योंकि ये देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी। तो वही कंसेप्ट है। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो कि kind of it's not utility, but rather it is more specifically it is an extension of the law of diminishing returns to the relation between marginal physical products of the two factors. That is more clear, I mean to say. okay, so the clear way to understand diminishing marginal rate of technical substitution. okay, so whatever it is, then we have the next concept is elasticity of technical substitution, जो कि है proportionate change proportionate change in the factor proportion or input ratio divided by change in the marginal rate of technical substitution is known as the elasticity of technical substitution between factors. If the elasticity of substitution between two factors is high, one factor can be easily substituted by another. okay, तो high अगर हो substitution उसका मतलब है कि one factor can be easily substituted
by another. So this is kind of trying to estimate the responsiveness of factor change. Okay, कितना K by L रेशियो चेंज होगा, इनपुट रेशियो चेंज होगा अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन चेंज होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई द बिलो द डिनोमिनेटर इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ L फॉर K, और ये है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द रेशियो ऑफ K by L यूज्ड. ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K by L रेशियो. सो इट इज़ del K by L by K by L divided by del MRTS LK by MRTS L comma K. Okay, fine. Okay, because this implies proportionate change in K by L ratio and this implies proportionate change in the marginal rate of technical substitution. Remember, the diminishing marginal rate of technical substitution is an extension of the law of diminishing returns to relation between the marginal physical products of two factors. Okay, and elasticity of technical substitution, it tries to measure the proportionate change in the factor proportions or input ratio divided by the change in that marginal rate of technical substitution. Okay, और इलास्टिसिटी अगर बिटवीन द टू फैक्टर्स अगर हाई हो, दैट इज वन फैक्टर कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. ओके, फाइन. तो यहाँ पर K मतलब कैपिटल, L मतलब लेबर और E मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब नेक्स्ट है कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. तो दिस इज द मोस्ट familiar empirical production function which was found out by statistical methods. Production function found out by statistical method is the Cobb-Douglas production function. Originally, Cobb-Douglas production function applied not to the production process of a individual firm but to whole of the manufacturing industry. सिर्फ individual firm पे applied नहीं होते, लेकिन मगर पूरा का पूरा manufacturing industry में applied होते थे. ठीक है, तो Cobb-Douglas production function was named after Paul H. Douglas and C. W. Cobb, who used this production function in an empirical study of manufacturing industry of America. In Cobb-Douglas production function, there are two inputs, labor and capital. Cobb-Douglas production function has the following mathematical form. I'm writing it here, then it will be more clear because the display is very small. QX जो कि है आउटपुट ऑफ कमोडिटी यूजिंग commodity X, actually output of commodity X, which is using labor and capital. So A L to the power alpha K to the power 1 minus alpha. Okay, where A and alpha are the positive constants and QX less than alpha less than 1. Or Cobb-Douglas production function, it is used by the economists today because it satisfies statistical properties and is consistent with constant returns to scale. तो ये है Cobb-Douglas production function. अब properties of Cobb-Douglas production function है, in a linear Cobb-Douglas production function, the average and the marginal products of factor depend upon the ratio of the factors ratio in which the factors are combined for the production of the commodity. ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसे फैक्टर्स का रेशियो कंबाइंड होते हैं एक कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए. तो देखिए एवरेज प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं. Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? A to the power alpha K to the power 1 minus alpha, Q is equal to this. तो आप एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तो आप निकाल सकते ही है from here. Okay, it is given. And then you have to find out the marginal rate of substitution of the Cobb-Douglas production function, which can be represented in this form. Okay, marginal rate of substitution. Okay, so in this function यहाँ पर elasticity of substitution 1 होते हैं. अगर alpha plus beta is equal to 1 तो इसका मतलब है कि constant returns to scale, क्योंकि हमें पता है beta is equal to 1 minus alpha.
और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर दैन 1 है तो ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 हो तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके फाइन। तो चलिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि द कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका ऑप्शन ए होगा, और ये एक क्रिटिसिज्म भी है कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन का, क्योंकि रियलिटी में ये रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, सो ये एक क्रिटिसिजम्स है। तो क्योंकि जनरल सिचुएशन में अगर आप देखोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन जनरली रिप्रेजेंट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू, ये ऑप्शन सी होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही फैक्टर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं, लेबर एंड कैपिटल पहले, और ये जो अजम्पशन है ऑफ द फैक्टर्स इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को कंसिडर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक कॉप्टोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन दिए गए हैं, q इज इक्वल टू 4k टू द पावर 0.6 l टू द पावर 0.4। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, सो 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल्स। तो यहाँ पर ब्लैंक में ये कांस्टेंट returns to scale होगा, so this is answer A. Okay, next question, L shaped isoquant मतलब ऐसे दिखते हैं। okay, labor and capital, so it's L shape। so basically यहाँ पर L shaped isoquant का मतलब है complementary nature, ये ऑप्शन बी होगा, लियोन्टिएफ आइसोक्वांट, इसको हम लियोन्टिएफ आइसोक्वांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 1 orchard, 7 workers and 3 tons of fertilizers yield 1000 bushels of peaches, while 1 orchard, 7 workers and 4 tons of fertilizers yield 1300 bushels। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू 1150 bushels, marginal product of labor cannot be calculated, average product of fertilizers equals to 1150 bushels, marginal product of fertilizers cannot be calculated। देखिए यहाँ पर चेंज हुआ है टन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, लेकिन वर्कर्स देखिए, वर्कर्स are the same, 7 workers। okay, 7 workers in the first case and 7 workers in the second case। तो यहाँ पर marginal product of labor, यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइप का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिससे हम marginal product of labor कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और 7 it's the same, so it is marginal product of labor cannot be calculated, it is option B। Next, question number 6 is, if a firm moves from one point on a production isoquant to another, which one of the following will not happen? यहाँ पर आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, a change in the ratio in which the inputs are combined, a change in the marginal product of input, a change in the rate of technical substitution, a change in the level of output। यहाँ पर the question है will not happen, तो ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम मूवमेंट अलॉन्ग द आइसोक्वांट कह रहे हैं, इफ अ फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वांट टू अनदर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट इन द आइसोक्वांट विच इम्प्लाइज अ चेंज इन द आउटपुट। सो यहाँ पर इस सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शंस नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन डी होगा, अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट विच ऑकर्स ड्यू टू अ शिफ्ट इन द आइसोक्वांट। Next question है, a production function in which input-output analysis was propounded by W. Leontief has implied the value of elasticity of substitutions between inputs। ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि Leontief का कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्स से, कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री जब होगा तो सब्सटीट्यूशन तो ज़ीरो होगा, सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट इज ज़ीरो, दैट इज बी। Question number 8, यहाँ पर production function is not very clear, it's Q is equal to 2
k to the power 1/3 l to the power 2/3. ओके, तो यहाँ पर आउटपुट लेवल हमें निकालना होगा व्हेन 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 27 यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज. ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 8 1/3 and 27 units of labor that is 2/3. तो हमें पता है 2 to the power 3 is equal to 8 and 3 to the power 3 is equal to 27. तो यहाँ पर ये सब कट जाते हैं, तो इससे हमें मिलता है 2 into 2 plus 2 into 2 into 3, I'm sorry, yeah, this is something like this, yeah, it is 2 into 2 into 3 into 3. Okay, so 3 3s are 9 and 2 2s are 4, so 9 4s are how much? It is 36. So answer will be 36, that is option A. Okay, I hope this is clear how we are substituting and how we are placing this particular thing. Okay, I hope this part is clear. So here basically 2, if it is not clear, क्योंकि 3 into 1/3 कैंसिल हो जाते हैं और 3 यहाँ पर स्क्वायर 3 क्यूब है, तो 2 into 2/3 3 3 कैंसिल हो जाते हैं, so 2 into 2 into 3 into 3, so we have 3 3s are 9, 2 2s are 4, that is equal to 36. Okay, so this is option A. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंशन पाथ से रिलेटेड है. तो एक्सपेंशन पाथ क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में एक्सपेंशन पाथ एक लाइन होते हैं जो कि ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपैंड्स. ओके, तो a producer who is seeking to produce the most units of a product in a cheapest possible way attempts to increase production along the expansion path. याद रखना, in a cheapest possible way. Okay, so it looks something like this. So ये है आइसोक्वांट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइसोक्वांट है, इसको हम आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं. हमारा जैसे बजट लाइन था, ये आइसोकॉस्ट लाइन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. जैसे आइसोक्वांट एंड इंडिफरेंस कर्व आर सिमिलर, सिमिलरली बजट लाइन एंड आइसोकॉस्ट लाइन आर ऑल्सो सिमिलर. इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर थियोरी. ओके, वो कंज्यूमर थियोरी के एस्पेक्ट से था, ये प्रोड्यूसर थियोरी के एस्पेक्ट से था. तो ऐसे हम ज्वाइन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमें एक्सपेंशन पाथ मिलता है, इसे हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको लाइक इन द कैपिटल लेबर, इफ द कैपिटल लेबर रेशियो चेंजेस फ्रॉम 100 to 150, ठीक है, कैपिटल लेबर रेशियो ये होता है और चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो क्या कहा है उन्होंने, 50 होगा क्योंकि 100 to 150 है. ओके, सो while the marginal rate of technical substitution between the capital and labor changes from 50 to 100, तो del MRTS जो है marginal rate of technical substitution वो भी 50 है. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट सब्सटीट्यूशन का del k by L by del k by, sorry, I'm just writing the formula in this way, del k by L by k by L by del MRTS by MRTS. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था. ओके, अब हमें पता है कि del k by L है 50. ओके, और k by L मतलब इनिशियल k by L है 100, सो 50 by 100. और del MRTS क्या है 50, क्योंकि 50 to 100 चेंज हो रहा है, और MRTS इनिशियल MRTS भी 50 है, सो 50 by 50. तो ये कट के तो 1 हो जाते हैं, एंड 50 डिवाइडेड बाई 100 क्या है 0.5. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. ओके,
और we'll be coming up with more quiz sessions on this particular broad topic, that is theory of production and cost. So keep watching, keep learning, ठीक है, and stay safe. Bye bye.